नमस्कार दोस्तों, आज फिर नई क्लास के साथ मैं सुनील चौरसिया। तो बीमारियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरियल को पढ़ लिया था, वायरल को पढ़ लिया था, फंगल को पढ़ लिया था, है ना। तो इसी तारतम्यता को बनाए हुए अगले हम पढ़ रहे हैं। कुछ रोग आते हैं तो उसमें आ जाते हैं इंसेक्ट वर्म डिसीज। तो अब कृमि जनित रोग भी कुछ होते हैं, तो उनको इसमें देख ले रहे हैं। इंसेक्ट वर्म डिसीज, इंसेक्ट वर्म डिसीज या कहेंगे कृमि जनित रोग। ठीक है, कृमि जनित रोग। तो इनसे पूछ लिए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जनित रोग है। तो अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल पढ़ रहे हैं। इनका भी रोग कारक होता है। तो 3 रोग हैं जिसके अंतर्गत पूछे जाते हैं कृमि जनित के अंतर्गत। आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जैसे इनके अंतर्गत हम पहले इनको लिख लें। एक होता है फाइलेरिया, ठीक है, एक होता है फाइलेरिया, ठीक है। एक की बात करेंगे तो एक होता है दूसरा टीनिएसिस, टीनिएसिस, ठीक है। टीनिएसिस एक होता है एस्कैरिएसिस, एस्कैरिएसिस, ठीक है। ये रोग पूछ लिए जाते हैं आपके। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कृमि जनित, है ना। यानी ये भी कम्युनिकेबल होते हैं, जिनका भी कोई ना कोई पैथोजन होता है वो सब कम्युनिकेबल होते हैं, संक्रामक होते हैं। अब आपका देखिए प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है जो फाइलेरिया रोग है। तो फाइलेरिया रोग है जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक जनित है, कृमि जनित है। तो कृमि जनित, अब कृमि जनित है तो ये कौन सी कृमि के द्वारा होता है, रोग कारक पूछ लेते हैं। तो देखना फाइलेरिया, ये इसी को एलिफेंटिएसिस बोल देते हैं, हाथी पांव के नाम से। अब इसमें क्या होता है, इस रोग का जो रोग कारक होता है तो होता है बुचरेरिया। इसके पैथोजन का नाम क्या हो जाएगा, बुचरेरिया, ठीक है। या इसी का पूरा नाम लिखें तो बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई होता है, ब्रैंकोफटाई, ठीक है। यदि आ जाए फाइलेरिया रोग के रोग कारक का नाम है तो बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। अब देखिए आपने यदि क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो बुचरेरिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हम देखते हैं एस्केलमैंथीज के अंतर्गत आता है, एस्केलमैंथीज, है ना। जैसे हम देखते हैं नॉन कॉर्डेटा की बात करें, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो कौन कौन से, तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनिलेडा, है ना, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो हम देखते हैं प्लेटीहेलमेंथीज, एस्केलमैंथीज। तो ये कौन से वर्ग का होता है, एस्केलमैंथीज का। अब ये क्या होता है, जब एस्केलमैंथीज इनकी सबकी बात कर रहे हैं तो ये सब क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, फाइलेरिया है तो कृमि जनित रोग है, और कौन से कृमि के काटने से होता है, तो बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। ये हमें लिखना है, रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा, पैथोजन का नाम, तो बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। अब इसमें क्या होता है, जो पैर की लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ ग्लैंड होती हैं, तो उनमें स्वाइलिंग आ जाती है, जिससे हम देखते हैं कि पैर में सूजन आ जाती है ना। तो पैर की हम देखते हैं कि ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, उसी को हम देखते हैं एलिफेंटिएसिस बोल देते हैं, हाथी पांव बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, संक्रामक है या असंक्रामक, संक्रामक है तो कृमि जनित है, और कृमि जनित है तो इसके रोग कारक का नाम तो बुचरेरिया ब्रैंकोफटाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो पैर होते हैं तो पैर की ग्रंथियां हम देखते हैं तो पैर को मोटा कर देती हैं, ठीक है। टीनिएसिस, अब आपने देखा होगा टीनिएसिस कहाँ से बना है, टीनिएसिस रोग, तो हम देखते हैं एक जीव होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हम देखते हैं प्लेटीहेलमेंथीज के अंतर्गत आता है ना। प्लेनेरिया, लीवर फ्लू, फीता कृमि को ही बोलते हैं टीनिया सोलियम, या उसी को टैप वर्म बोल देते हैं। अब देखिए कई बार आ जाता है, आपका परीक्षाओं में आया हुआ है कि सुअर का अधपका मांस खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो टीनिएसिस। अब टीनिएसिस ये वयस्कों में होता है, और हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है, अब इसमें रोग मामूली सा है, अपच, उल्टी, दस्त, और हम देखते हैं वयस्कों में होता है,
और जब हम देखते हैं कि सुअर का मांस संक्रमित व्यक्ति से हम देखते हैं, संक्रमित व्यक्ति जो होता है इस रोग से, तो सुअर जो होता है तो उसका मल खाता है, तो मल के साथ जैसे कि इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो जो अंडाणु होते हैं वो मल में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सुअर की आंत में प्रवेश कर जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि सुअर का अधपका मांस खाते हैं तो ये वाला रोग हो जाता है। तो आ जाता है इस रोग के रोग कारक का नाम, तो हम देखते हैं टीनिया सोलियम। ये सब क्या है? परजीवी हैं, टीनिया सोलियम, कृमि है ये, है ना, टीनिया सोलियम। तो यदि आ जाए कि टीनियसिस है तो हम देखते हैं कृमि जनित रोग है, और कौन सी कृमि के द्वारा होता है? टीनिया सोलियम। ये क्या है? इनवर्टिब्रेट है। ये हम जानते हैं इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती है, और वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो टीनियसिस रोग क्या है? तो उल्टी दस्त यानी अपच बोल सकते हैं, इंडाइजेशन बोल सकते हैं। एक होता है एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरियोसिस जो रोग होता है तो हम देखते हैं ये एस्के हेलमेंथीज जो होता है तो उसके द्वारा उसका जीव होता है एस्कैरिस। अभी बच्चों में होता है। अब बच्चों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस रोग का जो कृमि है तो बच्चों के हम देखते हैं आंत में प्रवेश कर जाता है, जिससे बच्चों में अपच, उल्टी दस्त, और हम देखते हैं बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और हम देखते हैं कि रक्त की कमी हो जाती है। तो कभी कभी आ जाता है कौन से रोग के द्वारा बच्चे में ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो हम देखते हैं एस्कैरियोसिस। अब इसके कृमि का नाम क्या होता है? तो हम देखते हैं एस्कैरिस, और पूरा लिखें तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस लिख सकते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ठीक है, तो इसके रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा? एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस। उसमें बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, और बच्चों में हम देखते हैं क्या होता है इस रोग से, बच्चों में खून की कमी हो जाती है और बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बैक्टीरियल को हमने कंप्लीट कर लिया, वायरल को कंप्लीट कर लिया, फंगल को कंप्लीट कर लिया, प्रोटोजोअल को कंप्लीट कर लिया, इंसेक्ट वर्ण को कंप्लीट कर लिया, तो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज लगभग हम देखते हैं कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको देख लेना है और अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि रोग जो हमने पढ़े लगभग 50 रोग ये प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और हमने देखा है कि रोग के पूछने का प्रकार क्या है। तो खास तौर से जो बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, तो इनमें 4 ही प्रकार से, प्रभावित अंग का नाम बताइए, या रोग कारक का नाम, यदि कोई टीका है तो टीका उसका पूरा नाम है तो पूरा, है ना, और जो बात के पढ़े इनमें रोग कारक ही अधिकतर पूछ लेते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन के बारे में, तो इसको हम देख रहे हैं आज, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण जिसे कहें। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, टीकाकरण की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी टीकाकरण की बात करेंगे तो हम देखते हैं टीकाकरण की जो शुरुआत की बात होती है, तो टीकाकरण की जो शुरुआत होती है, या पहले तो हम ये देखें कि टीकाकरण का अर्थ क्या है। तो जब हम देखते हैं किसी जीव में रोग से लड़ने के लिए जो हम देखते हैं कि उपार्जित प्रतिरोधकता या प्रतिरोधात्मकता उत्पन्न की जाती है, तो उसे टीकाकरण कहते हैं। या किसके माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो हम देखते हैं उपार्जित, अब एक शब्द आया उपार्जित, ठीक है, और एक आया प्रतिरोधात्मकता, है ना, या उपार्जित को ही बोलते हैं एक्वायर्ड, प्रतिरोधात्मकता यानी इम्यूनिटी। ठीक है, तो उपार्जित मीन्स क्या होता है कि टीका के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, और हम देखते हैं हम बीमार कब होते हैं? जब संबंधित रोग के प्रति हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, प्रतिरोधात्मकता कम होने लगती है। और वो प्रतिरोधात्मकता किसके द्वारा पूरी की जाती है? टीका के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा। तो देखिए, टीकाकरण की बात करते हैं तो क्या है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, टीकाकरण वह युक्ति है या वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में उपार्जित या उस रोग के प्रति उपार्जित प्रतिरोधात्मकता उत्पन्न की जाती है। प्रतिरोधात्मकता यानी रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। तो इसके लिए हम देखते हैं जब भी टीकाकरण की बात होती है तो हम देखते हैं कि जो WHO होता है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके द्वारा इसको अप्रूव्ड किया जाता है। अब देखिए, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले 1974 में जो WHO है,
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, WHO की बात करते हैं, तो 1974 में हम देखते हैं कि विश्व में हम देखते हैं टीकाकरण की शुरुआत की थी। और उनका उद्देश्य क्या था कि जो 2000 वर्ष तक है, यानी 2000 तक की बात उन्होंने कही थी कि 2000 वर्ष तक कि हम देखते हैं विश्व के में जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम देखते हैं 6 रोगों के प्रति उनमें रोग प्रतिरोधात्मकता उत्पन्न की जाए। तो हम देखते हैं टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1974 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम देखते हैं जो रोग महामारी के तौर पर फैलते हैं, कौन से 6 रोगों की बात की थी उन्होंने? तो हम देखते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, है ना, और पोलियो, और हम देखते हैं पोलियो, खसरा, 6 रोग। इन रोगों के लिए हम देखते हैं 2000 तक टीकाकरण के माध्यम से खत्म कर देने की बात कही थी। अब भारत की बात करते हैं, है ना, तो भारत की बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं इसकी शुरुआत, टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1985 से मानी जाती है। तो सबसे पहली बात तो यदि आ जाए कि टीकाकरण को लागू कब किया गया था विश्व स्तर पर, तो 1974 में। और भारत में हम देखते हैं इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 1985 में। और हम देखते हैं टीकाकरण का हम देखते हैं जो उद्देश्य क्या था कि 2000 तक जो विश्व के जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम देखते हैं कि रोगों से मुक्त किया जाए। कितने रोगों से मुक्त किया जाए? तो 6। तो हम लिख सकते हैं कौन कौन से 6 रोग होते हैं। तो अब क्या आ जाएगी टीकाकरण की, जब जैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो टीकाकरण की परिभाषा क्या बन जाएगी कि हम देखते हैं वह उपाय जिसके द्वारा किसी जीव में उस रोग के प्रति उपार्जित प्रतिरोधात्मकता उत्पन्न की जाती है, यानी प्रतिरोधात्मकता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974 में। और इनका उद्देश्य क्या था कि विश्व के जितने भी बच्चे हैं तो हम देखते हैं टीकाकरण के माध्यम से 2000 तक इन 6 रोगों जो हम लिखने जा रहे हैं, कौन कौन से 6 रोग थे? तो इसकी बात करते हैं टीबी, ठीक है, या जैसे क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी को ही क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हम देखते हैं डिप्थीरिया। दूसरा क्या था? डिप्थीरिया। और तीसरे की बात करते हैं तो हम देखते हैं काली खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है। और क्या था? पोलियो। और क्या था? खसरा, ठीक है। टीबी को अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं। और हम देखते हैं इसकी बात करते हैं, डिप्थीरिया की बात करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? डिप्थीरिया ही बोलते हैं। काली खांसी की बात करते हैं तो हुपिंग कफ बोल देते हैं। पोलियो को पोलियोमेलाइटिस ही कहते हैं। खसरा को मीजल्स कहते हैं। और छठवां जो रोग था वो था टिटनेस। तो यदि पूछ ले किन रोगों के प्रति हम देखते हैं टीकाकरण की शुरुआत जो किन रोगों के लिए की गई थी, तो 6 रोगों के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, और डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, पोलियोमेलाइटिस, मीजल्स और टिटनेस। इसी को लॉकजा बोल देते हैं, धनुष स्तंभ। अब आपने सभी पढ़ चुके हो। टीबी की बात होती है तो टीबी क्या है? बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल है तो हम देखते हैं इसके पैथोजन का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़े। अब इसके लिए टीका कौन सा होता है? टीबी के लिए कौन सा टीका होता है? हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो BCG। और BCG का संबंध पूरा नाम क्या होता है? तो बैसिलस, कालमेट और ग्यूरिन। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस, कालमेट, ग्यूरिन, ठीक है। डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया का हम देखते हैं, डिप्थीरिया का क्या है? बैक्टीरियल है। और बैक्टीरियल है तो इसके रोग कारक का नाम क्या है? पैथोजन का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, या उसी को अंग्रेजी में ट्रेकिया बोल देते हैं, ठीक है। विस्तार से पढ़ चुके हैं हम। और इसके लिए कौन सा टीका? तो हम देखते हैं DPT। और DPT का किन 3 रोगों के लिए? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, है ना। काली खांसी के रोग कारक का नाम तो हम देखते हैं हीमोफिलस परट्यूसिस। हीमोफिलस परट्यूसिस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र या फेफड़े। टिटनेस, इसमें हम देखते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, ये भी जीवाणुजनित रोग है। और हम देखते हैं कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। इन 3 रोगों के लिए, D से डिप्थीरिया, P से काली खांसी और T से टिटनेस। पोलियो, ये वायरल है, विषाणुजनित रोग है। और इसके पैथोजन का नाम क्या है? रोग कारक का नाम है तो पोलियोमेलाइटिस। और खसरा, इसी को मीजल्स बोलते हैं, ये भी हम देखते हैं
वायरल है और इसमें हम देखते हैं कौन से, इसका रोग कारक का नाम क्या होता है, तो मोरवैली विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यदि टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 में। भारत में लागू कब किया गया था, 1985 में। और कितने रोगों के लिए टीके की शुरुआत की गई थी, 6। कभी कभी संख्या पूछ लेते हैं, तो 6। और कौन कौन से रोग हैं, तो ये। अब देखिए, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी आंकड़ों के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, या इसकी पहली खुराक कब दी जाती है, दूसरी। तो इसको एक चार्ट के रूप में पढ़ लें। जब भी आपका महिला पर्यवेक्षक की बात करते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अब महिला पर्यवेक्षक में हम देखते हैं, हो आने ही वाली है महिला पर्यवेक्षक की, उसमें पुरुष भी डाल सकते हैं फॉर्म, महिलाएं भी डाल सकती हैं। नहीं सॉरी, जब आंगनबाड़ी उसकी होती महिला पर्यवेक्षक की, वो केवल महिलाओं के लिए होती है। और जो हम देखते हैं महिला बाल विकास अधिकारी की होती है, तो उसमें सभी लोग डाल सकते हैं, तो भी आने वाली हैं। तो हम देखते हैं इनमें जब डिटेल से पूछते हैं, तो इनमें पूछ लेते हैं कि किस टीके की अवधि क्या है। तो हम चार्ट बना के उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, 3 या 4 कॉलम बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, फिर इसके बाद इनको हम देख लें। तो हम देखते हैं 4 कॉलम बना सकते हैं इसमें। पहले में लिख सकते हैं रोग का नाम, डिसीज नेम। ठीक है, पहली खुराक या फर्स्ट डोज लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी खुराक या सेकेंड डोज लिख सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं टीका या टीके का नाम, वैक्सीन नेम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 4 कॉलम बनाना है। यहाँ से आपकी जब भी थोड़ी जटिल स्तर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस प्रकार से पूछ लेते हैं। और टीके हमें कितने, 6 टीके लिखना है ना। तो इस प्रकार से हम 4 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पूछ लिया जाएगा। रोग का नाम लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे में पहली खुराक, दूसरे में अगले में दूसरी खुराक, और फिर अगले में टीके का नाम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 6 रोग। 6 रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, या इसी को टीबी बोल देते हैं, 6 रोग बोल देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहली खुराक की बात करते हैं, तो 0 से 9 माह के अंदर, या जन्म से 9 माह के अंदर। तो टीबी की पहले टीके की जो पहली खुराक होती है, जन्म से 9 माह के अंदर। और दूसरी खुराक तो हम देखते हैं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, टीके का नाम क्या है, पढ़ चुके हैं हम इसको, BCG है ना। BCG का पूरा नाम लिख सकते हैं, बैसिलस, कालमेट। ठीक है, बैसिलस, कालमेट और ग्यूरिन। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो टीबी की पहली खुराक तो 0 से 9 माह के अंदर, यानी 0 यानी जन्म से। और हम देखते हैं दूसरी खुराक की बात करते हैं, तो 5 वर्ष के बाद। और टीका कौन सा लगवाया जाता है, तो BCG। ठीक है, BCG का पूरा नाम क्या होता है, तो बैसिलस, कालमेट, ग्यूरिन। हिंदी में हम पढ़ चुके हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, तपेदिक, क्षय रोग, यक्षमा, राजक्षमा, काक, ये सब आ जाएंगे। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे रोग में लिख लीजिए खसरा, मम्स, रुबेला, ये सभी रोग आ जाते हैं। खसरा, मम्स, रुबेला, इन सभी के लिए एक ही टीका होता है, खसरा, मम्स, रुबेला।
ठीक है। खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स बोलते हैं, मम्स को मम्सी बोलते हैं, गलसुआ रुबेला ये हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बच्चों में पाए जाने वाला। अब इसके लिए हम देखते हैं पहली खुराक जो कब दी जाती है, तो जन्म से 12 माह के अंदर, 0 से, ठीक है, 12 माह के अंदर जो पहली खुराक है, तो जन्म से 12 माह के अंदर। इसमें अब दूसरी खुराक तो हम देखते हैं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब इसके लिए टीका कौन सा, तो हम पढ़ चुके हैं, मीसल्स, MEASLES, मीसल्स या मीजल्स जो भी लिखते हैं, मीसल्स वैक्सीन, ठीक है। तो हम देखते हैं चाहे खसरे की बात हो, मम्स की बात करें, और हम देखते हैं रुबेला, तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा टीका लगवाया जाता है, मीसल्स, है ना। पहली खुराक तो 0 से 1 वर्ष के अंदर यानी 12 माह के अंदर, और दूसरी 5 वर्ष पश्चात। अब तीसरे की बात करते हैं, तो हम देखते हैं अगला लिखें पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ठीक है। पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो इसमें लिख सकते हैं जन्म के तीसरे, चौथे, 5वें माह इसमें लगवा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी की बात करेंगे तो 1.5 वर्ष के अंदर, ठीक है। अब देखना, अब आप सोच रहे होंगे कि पोलियो भी लिख दिया सर ने, डिप्थीरिया भी लिख दिया, काली खांसी, टिटनेस, तो हमें पता ही है कि पोलियो के लिए पोलियो का टीका अलग से लगता है, जैसे जिसकी खोज किसने की थी, शॉक ने। और इसके लिए हम देखते हैं DPT, काली खांसी, इसलिए एक साथ लिख दिया है क्योंकि इनकी अवधि एक ही होती है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं पोलियो एवं DPT, ठीक है, DPT। तो DPT का पूरा नाम क्या होता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यही लिखा है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो। तो हम देखते हैं दोनों की अवधि जन्म के तीसरे, चौथे, 5वें माह के अंदर, और हम देखते हैं दूसरी खुराक जो दे दी जाती है तो 1.5 वर्ष के अंदर, और जो एक पुनः खुराक इसी की दे दी जाती है 5 या 6 वर्ष की आयु में, है ना, तो दूसरी खुराक के अंतर्गत आ जाती है। तथा इसमें लिख सकते हैं तथा पुनः 5 या 6 वर्ष की आयु में, है ना। तो पहली खुराक, दूसरी खुराक इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद कौन सा बच्चा, कॉलरा या हैजा, तो हम देखते हैं कॉलरा, ठीक है, इसी को हैजा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहली खुराक होती है तो हम देखते हैं जन्म से 2 वर्ष के अंदर यानी 0 से 2 वर्ष के अंदर। तो कॉलरा की पहली खुराक तो 0 से 2 वर्ष के अंदर करवा दी जाती है। अब दूसरी खुराक की बात करते हैं तो गर्मियों में लगवाते हैं इनका इंजेक्शन है, टीका, गर्मियों में प्रति वर्ष, बच्चों में गर्मियों में प्रति वर्ष, 2 वर्ष तक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक। तो लगातार पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में प्रति वर्ष लगवा दिया जाता है। और कॉलरा के लिए टीका कौन सा होता है, तो यही इसके टीके का नाम होता है ना, कॉलरा वैक्सीन, ठीक है। कभी कभी पूछ देते हैं कॉलरा का टीका किससे संबंधित है, तो कॉलरा से ही, या हैजा दे देंगे उसमें हिंदी में,
तो हम देखते हैं अंग्रेजी में कालरा इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए चेचक। चेचक ये इसी को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। चेचक को क्या लिखेंगे? स्मॉल पॉक्स, ना कि चिकन पॉक्स। तो इसमें पहली खुराक में लिख लीजिए जन्म के 3 माह के अंदर, पहली खुराक जो होती है तो 0 से 3 माह के अंदर, पहली खुराक जो दे दी जाती है 0 से 3 माह के अंदर, और दूसरी 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। अब इसके लिए टीके का नाम भी यही होता है, चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका। अब लिखिए टाइफाइड। टाइफाइड तो इसमें 5 से 6 वर्ष के अंदर, 5 से 6 वर्ष के अंदर, 5 से 6 वर्ष के अंदर। और दूसरी खुराक तो 10 वर्ष की आयु में। ठीक है, 10 वर्ष की आयु में। और टाइफाइड के लिए कौन सा टीका होता है? तो हम देखते हैं TAB, पढ़ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। TAB का टीका किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, A और B वैक्सीन। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, A और B वैक्सीन। तो देखिए टीका कार्यक्रम हमने पढ़ा। टीके का कार्यक्रम क्या है? तो हम देखते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो वैक्सीनेशन क्या है? हम देखते हैं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है वो टीके के माध्यम से, है ना, वैक्सीन के जरिए बच्चों में पहले से ही उत्पन्न कर दी जाती है। उसी को बोल देते हैं उपार्जित प्रतिरोधात्मकता। तो हम देखते हैं कि WHO ने, जो हम देखते हैं 1974 में टीका कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और उसके तहत हम देखते हैं कि जो विश्व के जो बच्चे हैं तो हम देखते हैं कि उनको 6 रोगों से निजात पाने के लिए हम देखते हैं पहले से ही टीका लगवा दिया जाता है। तो कौन कौन से रोग हैं तो इनको हमने पढ़ लिया, और कितनी समय अवधि में लगवाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी, है ना। अब देखिए 2-3 शब्द आ जाते हैं कुछ इसके अंतर्गत, आपके शब्द आ जाते हैं। एक आता है मोनोवैलेंट वैक्सीन और एक आ जाता है पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो कभी कभी हम इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं मोनोवैलेंट वैक्सीन क्या होता है और पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होता है। आपने देखा होगा मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का अर्थ क्या होता है? जो जब किसी एक रोग के लिए एक ही टीका लगवाया जाता है तो उसे मोनोवैलेंट बोल देते हैं। अब पेंटा यानी एक टीका और 5 रोग, तो क्या हो जाएगा? पेंटावैलेंट। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या चलता था? ट्रिपल वैक्सीन। अब ट्रिपल वैक्सीन क्या है? DPT, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता था, और हम देखते हैं इसको DPT के नाम से जानते थे। अब क्या होता है? DPT की जगह पे हम देखते हैं पेंटावैलेंट चलने लगा है, जिसमें हम देखते हैं हेपेटाइटिस भी आ जाता है, और हम देखते हैं हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उसको जोड़ दिया गया है, और हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से 5 रोग आ जाते हैं। तो जब हम देखते हैं पेंटा वैक्सीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये जो लगाए जाते हैं तो 6, 10 और 14वें सप्ताह में लगा दिए जाते हैं, है ना। 3 खुराक दी जाती हैं इसकी, 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में। तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा मिटा दें इसको। तो जब भी पेंटावैलेंट की बात होगी या उसी को वैलेंट की जगह वैक्सीन बोल देते हैं कभी कभी, है ना, तो एक ही चीज़ है। तो आजकल पेंटा चलने लगा है, पहले चलता था ट्रिपल वैक्सीन। तो पेंटा की बात होगी तो 5 रोगों के प्रतिरोधकता उत्पन्न कर दी जाती है, एक टीका होगा और 5 रोगों से रक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब देखिए जितने भी हमने संक्रामक रोग पढ़ लिए हैं, कोशिश ये रहेगी कि इससे आपको 1-2 बार यदि रिवाइज कर लोगे अच्छी तरह से, जो जटिल नाम होते हैं उनको बार बार पढ़ना ही उनका उपाय है। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिर उनमें भूलना कम हो जाता है। साइंस है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि रटना ही होते हैं। अब जो नाम हो रटना पड़ेंगे, है ना। रोग को पढ़ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जब 2-2, 4-4 बार हम नाम को पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से। तो अभी चर्चा हो रही थी मोनोवैलेंट और पेंटावैलेंट पे। तो मोनोवैलेंट का अर्थ होता है
कि जब एक टीका है ना, एक टीके की बात करते हैं, एक ही रोग के प्रति रोग प्रतिरोधात्मकता इम्यूनिटी विकसित करता है तो मोनोवैलेंट बोल देते हैं। जब एक से अधिक रोगों के लिए यानी 5 रोगों की बात हो रही है तो फिर उसको बोल देते हैं पेंटावैलेंट। तो इसको लिख सकते हैं साइड में, पेंटावैलेंट वैक्सीन। ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन बच्चों को, पेंटावैलेंट वैक्सीन बच्चों को 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कितने बीमारियों से? 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये 5 बीमारियां होती हैं, इनको लिख सकते हैं, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हीमोफिलिस, ठीक है, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा, टाइप बी, ये इसी को बोल देते हैं HIV बोल देते हैं। तो हो गए 1 2 3 4, एक और होता है, एक होता है हेपेटाइटिस। ठीक, हेपेटाइटिस बी, ये होते हैं हेपेटाइटिस बी। तो एक डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस, अब हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और एक होता है हेपेटाइटिस बी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 5 रोगों से। तो ये अपने संक्रामक रोग अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, असंक्रामक की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे जेनेटिक डिसीज, है ना। तो जेनेटिक डिसीज को अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें, प्रकाश डाल लें 2 मिनट के लिए। इसको मिटा रहे थे। अब इतने भी हमने जितने पढ़े तो सब संक्रामक रोग हैं। ठीक है, अब रोग इस प्रकार से कुछ पूछ लिए जाते हैं। मान लो उन्होंने दे दिया पोलियो, ठीक है, पीलिया, ठीक है, दे दिया मेनिंजाइटिस, सभी पढ़ चुके हैं आप लोग, और डी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? वायरल डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल डिसीज है? विषाणु जनित रोग है। कौन सा विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्या होगा इसका आंसर? सभी। पोलियो भी विषाणु जनित है, पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। पीलिया भी हम देखते हैं, पीलिया या उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस, ये भी मेनिंजाइटिस विषाणु के द्वारा, यानी सभी हो जाएंगे इस प्रकार से। अब जैसे दे दिया उनने ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, दे दिया लीवर, ठीक है, दे दिया लंग्स, और दे दिया स्किन। डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू फीवर, डेंगू की बात करते हैं, डेंगू फीवर की बात करते हैं, ब्रेकबोन फीवर की बात करते हैं, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स, कल हमने पढ़ा हुआ था ब्लड प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पूछ लिए जाते हैं आपके क्वेश्चन। उनको बुला देना, थोड़ी चेंज करते हैं।
ठीक है। तो देखना है हमने जितने भी वीडियो अभी तक पढ़े हैं बीमारियों से रिलेटेड, तो उन सभी को देख लेना है। इतने में आपसे जितने भी कोई सा भी रोग पूछ लें बन जाएगा, कोशिश यही रहेगी। तो पहले हमें याद करना है, याद करने का तरीका यही है, कोई शॉर्ट टेक नहीं अपनाई जाती है जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। केवल हमें पूरा पढ़ के फोकस करना है बिंदुओं पर कि कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज थे तो आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब कल के वीडियो में चर्चा करेंगे हम इससे आगे केवल और केवल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर, और केवल कल की वीडियो में हम समझ लेंगे जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं कैसे फैलते हैं, पूरी तरह से उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।